हम लोगों ने ये पटना के बारे में कर लिया है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो नाग है ना ये एंटी टैंक मिसाइल है। अच्छा बताइए, ये जो पटना है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश है, इनमें से कौन सी जो है ना एयर टू एयर मिसाइल है? आकाश। आकाश। कोई भी नहीं नहीं है। नहीं, कोई से भी नहीं, वो है हाँ अस्त्र। हाँ, ध्यान कि यूपीएससी ऐसा बनाएगा हाँ, इसमें कि से कोई नहीं। है ना कि जो इंटीग्रेटेड मिसाइल है उसमें से एक जो है ना एयर टू एयर है, कोई भी नहीं है। आकाश और जो त्रिशूल है ना ये सरफेस टू एयर सरफेस है। टू एयर है। और बाकी जो पृथ्वी और अग्नि है ना ये सरफेस टू सरफेस है। अच्छा। और जो नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये नाग की बात हो रही है, एंटी टैंक मिसाइल बेसिकली जो थर्ड जनरेशन है बेसिकली। और बाकी मैं आपको डिफेंस बता ही दिया हूँ कि फर्स्ट क्या है मैनुअल, सेकंड क्या है सेमी गाइडेड, थर्ड क्या है फायर एंड फॉरगेट, फोर पॉइंट फोर क्या है डिजिटल, फोर डिजिटल है, 4.5 हाफ मतलब सेमी स्टेल्थ है, और फिफ्थ क्या है कम्प्लीटली स्टेल्थ है। बस आपको यही ध्यान रखना है, इससे तो यूपीएससी नहीं पूछेगा। सेकंड न्यूज, रफाल मेराइन फाइटर जेट। देखिए ये न्यूज में क्या है, रफाल मेराइन फाइटर, जानते हैं आपको पता है कि रफाल जो है ना हमने फ्रांस से लिया है, पहला बात इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक ना। तो क्या है ना कि ये न्यूज़ में जानते क्या है, कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट है बेसिकली। मल्टी रोल फाइटर जेट, कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट बेसिकली। बस आपको ये ध्यान रखना है। ये क्या है ना, आपको पता है कि इंडिया ने भी पहली बार जो है ना फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाया है, क्या नाम है उसका? INS विक्रांत। ये हाँ ये इंडिया का फर्स्ट जो है ना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है बेसिकली। जो INS विक्रमादित्य है ना, ये लग रहा है कि इंडियन नेम है ना, पर ये इंडिया ने नहीं बनाया, ये रसिया ने बनाया है। ये ना ये दिया है गिफ्ट में रसिया ने इंडिया को बेसिकली, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्या है ना कि उसी के मद्देनज़र जो है ना रफाल से इंडिया ने लिया है ये रफाल बेसिकली। हाँ, जो क्या करेगा कैरियर बेस्ड मल्टी रोल है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, इसमें बोलने कि ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब क्या होता है श्रुति 4.5 का? 4 सेमी स्टेल्थ। हाँ, ध्यान रखिए। तो ये रफाल है 4.5, ऊपर से पूछ जाएगा कि ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, नहीं 4.5 ही है। बताना कि इनके पास फिफ्थ नहीं है अभी। हाँ, इसमें दो टर्म यूज हुआ है, हालांकि एक ही टर्म यूज हुआ है, पर क्या ना क्यों यूज हुआ है देखिए। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, स्टोबार। जानते क्या है, जैसे मान लीजिए कि हाँ एक होता है स्टोबार और एक होता है कैटोबार। तो जानते क्या है, ये दो टर्म जानते क्या है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इस समय, यूपीएससी पूछ सकता है इस बार, क्योंकि अभी जो मैं बताऊं, हाँ बताइए, आप ही बताइए चले। एस्टोबार और कैटोबार बेसिकली लॉन्चिंग सिस्टम है। जैसे अब जो करियर क्राफ्ट है जैसे विक्रांत, तो उसमें जब जेट प्लेन वगैरह लॉन्च होती हैं वहां से टेक ऑफ होती है, तो टेक ऑफ करने का ये टाइप है कि कैसे टेक ऑफ होगा। तो स्टोबार में क्या होता है? एस्टोबार और कैटोबार। तो स्टोबार में होगा क्या? होगा क्या ये नहीं पता, बस ये मेरे को पता है कि ये लॉन्च टेक ऑफ का मेथड है मतलब। देखिए और स्टोबार, जैसे एक में देखिए इसमें जानते कहीं ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर इसमें बेसिक चीज़ ये पता कीजिए कि जो स्टोबार होता है ना ये स्काई जंप है। मतलब कि अगर हमको एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाना है फिर लैंड करवाना है, तो हमको क्या है ना एक अलग से क्या है ना हमको स्काई जंप लगाना पड़ता है, तब जाके वो जो है ना ऊपर से एयर लैंड या फिर टेक ऑफ कर पाता है। मतलब इसकी एफिशिएंसी कम होती है, ये केवल लाइटर एयरक्राफ्ट कोई है ना मतलब जो है ना लोड कर सकता है। लेकिन जो कैटोबार है ना उसका नाम है कैटापुल्ट है। आप लोग खेले हैं क्या? यस, वो जो पत्थर वो गुलेल मारने वाला गुलेल 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 हाँ हाँ वो हाँ करके हाँ, ऐसा करते हैं यस। ना, तो ये उसे बोलते हैं कैटा इस टाइप। कैटापुल्ट बेसिकली। तो है ना कैटोबर मतलब कैटापुल्ट और स्टो मतलब कि जो स्काई जंप बेसिकली। तो बस बेसिक डिफरेंस भी पूछ सकता है। हाँ, ज़्यादा सुपीरियर कौन है? कैटोबार। इंडिया के पास अभी एक भी नहीं है कैटोबार, इसे ध्यान रखिएगा। अभी इंडिया के पास स्टोबार है। एयरक्राफ्ट है ये, एस्ट्रोबार और कैटोबार, ये एयरक्राफ्ट का सिस्टम है कि एयरक्राफ्ट के नाम है? सिस्टम है ना। तो मतलब एयरक्राफ्ट को लॉन्च और टेक ऑफ करने का सिस्टम है ये। मतलब जो ये विक्रांत वगैरह जो कैरी करते हैं ना एयरक्राफ्ट, जो इकट्ठा ढोते हाँ। हैं, तो कई बार हम वहां से ही जेट प्लेन को लॉन्च करते हैं या वहीं पे लैंड करते हैं उन बड़े बड़े शिप के ऊपर। समझ ठीक गए? है। वो जो मेथड है उसको टेक ऑफ करने का और लैंडिंग करने का, हाँ ये ये दो है, मेथड ये होते स्टोवर, हैं। हाँ ठीक है, कैटोवर समझ बेसिकली। लो, समझ लो। हाँ हाँ, बस ये है ओके। बेसिकली इसमें। हाँ तो सीधे सी पे जो हाँ चलते रहते हैं वहीं पे हम टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं हाँ ओशियन पे ही। ये है। बस ये इतना इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है तपस्या। ये क्या है? फिर से स्टेल्थ मल्टीरोल फ्रिगेट है, इंडियन नेवी का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में क्या डिफरेंस होता है? आकांक्षा बताइए। डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय मैं बताऊं? हम्म हाँ,
एयरक्राफ्ट में जो फ्रिगेट होता है वो पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है, और जो डिस्ट्रॉयर होता है वो मतलब मारने के लिए, लड़ाई के लिए यूज होता है। तो ये बताइए हाँ, INS विशाखापट्टनम ये किसका है, फ्रिगेट का है कि डिस्ट्रॉयर का है? डिस्ट्रॉयर का है। नहीं, फ्रिगेट है ये। नहीं सॉरी, हाँ डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर है। हाँ देखा पता है कैसे आपने बोला था याद कर रखना है? सिटी जब फ्रिगेट हाँ है तो फिर रिवर का नाम है तो फिर फ्रिगेट हो हाँ गया, और डिस्ट्रॉयर है मतलब हाँ जगह का हाँ नाम है। हाँ याद आ गया। देखिए जब किसी सिटी का नाम हो ना तो होगा डिस्ट्रॉयर, क्योंकि सिटी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन जब रिवर किसी हिल्स, जैसे नीलगिरी क्लास, ये सब क्या है ना, ये हिल्स है, फिर रिवर किसी गोदावरी क्लास, ये सब क्या है, कावेरी, ये सब क्या है, फ्रिगेट है। तो जब किसी नेचुरल चीज़ का नाम रहेगा ना, रिवर और हिल्स का, तो होगा फ्रिगेट है। और जब किसी सिटी का नाम रहेगा क्योंकि उसमें पॉपुलेशन रहती है, वो होगा डिस्ट्रॉयर। बेसिकली ये पहचानने का तरीका है, क्योंकि पैसे उसको पहुंच सकता है। हाँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है ना इसको बनाया है, तपस्या को, जो स्टेल्थ मल्टी रियल फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी है, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ लास्ट में कि एक इंफॉर्मेशन इसमें ये दिया है कि इट इज़ अ बायलैटरल इंडिया रशिया नेवल प्रोजेक्ट, मतलब केवल इंडिया ने नहीं बनाया है, ये बस यहाँ पे कैच करेगा। हाँ और जो INS त्रिशूल और तमाल ये रसिया ने बनाया है, और INS त्रिपूत और तपस्या ये इंडिया ने बना रहा है। तो बस ये भी जो है ना स्वैप कर देगा, आपस में इंटरचेंज कर देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है SJ-100। SJ-100 मतलब क्या, सुखोई सुपरजेट 100। देखिए तो सुखोई सुपरजेट 100 जानते क्या है, ये 2 इंजन है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रसिया ने मिलकर बनाया है बेसिकली, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना शॉर्ट जो है ना, ये शॉर्ट एयरक्राफ्ट मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में जाता है, 2 इंजन है, बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। देखिए 1 लाइनर है ये। नेक्स्ट है लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा इसलिए है क्योंकि इंडिया 4th कंट्री बन गया है इसको अचीव करने में। शॉट डाउन फिक्स्ड बिंग ड्रोन बाय लेजर, मतलब लेजर के थ्रू बताओ है ना, वो मतलब हाँ ड्रोन से गोरा को लेजर की क्या क्वालिटी है श्रुति आप बताइए, व्हाई वी आर यूजिंग लेजर हियर? ये यहाँ पे वो होता है क्या भैया, एकदम सटीक, मतलब targeted हाँ और नहीं वो target हाँ करना ठीक है है। laser तो का। जानते क्या लेजर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, इट इज़ जस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या है ना कि इसमें ये बहुत इमीडिएट काम करता है बेसिकली, इसलिए हम इसमें लेजर के थ्रू जो है ना ड्रोन्स को गिरा देंगे, और ऐसा करने में इंडिया 4th बना है। ध्यान रखिएगा ऐसी बहुत सारी कंट्री में इंडिया 4th बना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चंद्रयान हो, मून पे जाना हो, स्पेस पे जाना हो, है ना, एयरक्राफ्ट डेवलप करना हो, है ना, तो बहुत सारी चीज़ों में इंडिया जो है ना 4th कंट्री बना है। केवल इंडिया 3rd नंबर बना है एक चीज़ में, मतलब नहीं और भी चीज़ें हैं पर 3rd नंबर एक चीज़ में और बना है, वो जानते क्या है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में। अभी तक पूरे वर्ल्ड में केवल 2 ही कंट्री का स्पेस स्टेशन है, एक है USA का और एक है चाइना का। 3rd नंबर जो है ना इंडिया बनाने जा रहा है, रसिया नहीं है इसमें। बाकी हर जगह जो इंडिया 4th पे आता है, पर यहाँ पे जाना इंडिया 3rd पे है, तो यहाँ पे जाने का कंफ्यूज कर सकता है बेसिकली, तो यहाँ भी इंडिया 4th नंबर पे है। हाँ वो जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें तो रशिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है ना। नहीं पर वो कहने को वो रसिया का नहीं माना जाता, तो कंट्रीब्यूशन अलग चीज़ है ना जी। मैं बोल रहा हूँ कि वो किसके नाम पे है, तो कहना कि अभी जो है ना कंपनी जो है ना USA और चाइना का ही है, रसिया का खुद का स्पेशल नहीं है बेसिकली। रसिया का खुद का स्पेशल नहीं है, और 3rd नंबर पे इंडिया बनाने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, हो गया। और ये जो चीज़ है ना लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, ये जो है ना आंध्र प्रदेश में कर्नूल से किया जा रहा है, तो पैसे ये भी पहुंच सकता है, बोल देगा बेंगलुरु से किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है, इसका फोटो देखिए, अपने कंधे में रख के जो है ना हम लॉन्च कर देंगे और गिरा देंगे ड्रोन्स को। लीजिए कंधे में रख के, जैसे छोटे बच्चों को उठाते हैं ना, ऐसे उठा के मार के गिरा देंगे। लीजिए ये सरफेस टू एयर मिसाइल हो, जैसे होगा अपना ये आकाश और त्रिशूल, ऐसे ये भी है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ बस इतना ही ध्यान रखना है। DRDO इसमें काम कर रहा है बेसिकली, हो गया। नेक्स्ट है नवाल एंटी शिप मिसाइल बेसिकली, इसको भी DRDO बना रहा है। चांदीपुर, कहाँ है चांदीपुर? उड़ीसा। हाँ तो ये उड़ीसा से बनाया जा रहा है। इसमें 2-3 टर्म यूज़ किया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक है मैन इन लूप फीचर, जैसे मैंने आपको बताया था सोती फायर एंड फॉरगेट है। फायर एंड फॉरगेट मतलब क्या होता है कि हम लॉन्च कर देंगे, भूल जाएंगे, वो अपने आप जो है ना अपने टारगेट में जाके अटैक कर देगा।
हाँ और मैन इन लूप मतलब जानते क्या है कि आपको हमको लास्ट तक गाइड करना पड़ेगा उसको कि आपको यहाँ पे जाके अटैक करना है। ये मैन इन लूप फीचर तो पैसे दोनों में डिफरेंस भी पहुंच सकता है। टोटली गाइडेड है। हाँ ऐसा मतलब कि टोटली गाइडेड है ये, बस ये ध्यान रखना है इसमें। फिर है ब्रह्मोस इंटीग्रेशन टेस्टिंग सेंटर, ये लखनऊ ने जो है ना अभी जो है ना टेस्ट कर रहा है, तो है ना आदमी गेस भी नहीं किया कि लखनऊ भी हो सकता है। सोचिए लखनऊ में टेस्टिंग की जा रही है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। बताइए सोची, ब्रह्मोस क्रूज है कि वो है बैलिस्टिक है? क्रूज है। ये बताइए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में दो बेसिक डिफरेंस बताइए। क्रूज मतलब कि वो आप गाइड कर सकते हो, है ना। क्रूज जैसे चलता है। बैलिस्टिक एक बार छोड़ दिए यहाँ से, एक बार वो आपने उसको मिसाइल को छोड़ दिया, फिर आप एक टारगेट सेट कर देते हो, बस वहाँ पे जाता है वो। ज़्यादा क्रूज कैसे आप एंड मोमेंट पे भी जगह चेंज कर सकते हो। अच्छा, और ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? ज्यादा स्पीड क्रूज की नहीं, बैलिस्टिक की होती है स्पीड। नहीं, स्पीड दोनों की बराबर हो सकती है, दोनों की ज़्यादा हो सकती है, स्पीड का डिफरेंस नहीं है। ये बताइए किसको किसको जो है ना इंटरसेप्ट करना ज़्यादा इजी है, मतलब गिराना, मार के गिराना ज़्यादा आसान किसको है? बैलिस्टिक क्रूज को है। ऐसी गलती क्यों करते हैं सोचते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, देखिए एक और डिफरेंस है हाँ। इसमें मेन कि जो बैलिस्टिक है उसमें रॉकेट लॉन्चर चाहिए होता है, और जो आपका क्रूज है उसमें जेट लॉन्चर चाहिए होता है। क्यों, इसका रीजन बताइए। क्योंकि थ्रस्ट चाहिए ना उसको, आउट ऑफ स्पेस जाना होता है, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जाना होता है बैलिस्टिक को, तो थोड़ा थ्रस्ट चाहिए उसको, इसलिए रॉकेट यूज करते हैं इनिशियली। थ्रस्ट अच्छा बट थोड़ी है, ऑक्सीडाइजर बोलिए। क्या है ना कि जो रॉकेट इंजन है ना उसको ऑक्सीडाइजर ले जाना होता है, लेकिन जो रामजेट और स्क्रैमजेट है ना ये ऑक्सीडाइजर एयर से ही लेते हैं, ये जो है ना खुद ले नहीं जाते हैं बेसिकली। इसलिए क्या है ना कि जो ब्रह्मोस है ना क्रूज मिसाइल, इसलिए क्या है ना कि रामजेट यूज करता है ब्रह्मोस है, लेकिन जो पृथ्वी है ना वो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए क्या है ना कि वो जो है किसका यूज करता है, रॉकेट इंजन का। हाँ हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी फिर हो गया यही है बेसिकली जो है ना। तो श्रुति समझ में आ गया आपको? हेलो। अच्छा, क्रूज इजीली डिटेक्ट होता है ना, इसीलिए वो बोल दिया तुम। इजीली डिटेक्ट क्रूज नहीं होता है, ब्रह्मो वो बैलिस्टिक होता है। नहीं सही बोल रही है। हाँ सही है, आप सही बोल रहे हैं। डिटेक्ट ज़्यादा इजीली होता है ब्रह्मोस, क्रूज होता है। हाँ। इंटरसेप्ट क्रूज, देखो इसको ऐसे याद कर लो ना कि वो एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है ऊपर, वहाँ जहाँ जैसे बादल दिख रहा है नॉर्मली, वैसे वो मिसाइल भी हमें दिख जाएगा, तो डिटेक्ट हम कर लेंगे, लेकिन उसकी इतनी स्पीड होती है कि उसे मार नहीं सकते, और इसका उल्टा क्रूज में हो जाता है। अच्छा, वो दिखती नहीं है, स्पीड ज्यादा है, पर हम लोग उसको मार सकते हैं ना। ओहो, दिख जाती है, जैसे बादल दिख जाता है ना हमें ऊपर चल रहा है तो, वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल भी दिख जाती है, तो डिटेक्ट हो गया, बट आप उसे मार नहीं सकते हो क्योंकि उसकी बहुत स्पीड होती है। ठीक है, समझ गई मैं। तो इंटरसेप्ट इज नॉट इजी, डिटेक्शन इज इजी, तो इसका उल्टा क्रूज में हो जाएगा। रेंज किसका ज्यादा होता है बताइए? किसमें ज्यादा होता है? रेंज डिस्टेंस। रेंज बैलिस्टिक में होता है क्या? बैलिस्टिक में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूपीएससी क्या है ना दो चीज़ पे घुमा सकता है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या है ना कि डिफरेंस स्पीड को लेकर के और पेलोड के लेकर के नहीं है। बैलिस्टिक, हाँ बैलिस्टिक और क्रूज में डिफरेंस है किसको लेकर के, पाथ को लेकर के और इंजन को लेकर के, हाँ मतलब यूपीएससी ये पूछ देगा कि हैवी पेलोड होता है ब्रह्मो उसमें बैलिस्टिक में और लो पेलोड होता है कुछ में, गलत है, इसको लेकर डिफरेंस इसमें नहीं है। और ना स्पीड को लेकर के, स्पीड दोनों की सेम या फिर इक्वल हो सकती है। हाँ रेंज है ना, रेंज का डिफरेंस है। बैलिस्टिक की रेंज जो है ना जनरली क्या है ना 5 किलोमीटर तक होती है बेसिकली। हाँ मतलब यदि आप अगर चाइना अमेरिका पे अटैक करना चाहता है तो क्या है ना को बैलिस्टिक यूज करेगा। हाँ भैया, लेकिन जो स्पीड आप बोल रहे हो ना, स्पीड जो अपनी बैलिस्टिक की है ना वो ज्यादा होती है। जरूरी नहीं है सुनते, नहीं जरूरी नहीं है सुनती ना।
सुनो तो सही। शौर्य जो है, शौर्य हाँ। है ना, वो मैच 7.5 पे है, हाँ। ठीक है? हाँ। और निर्भय ब्रह्मोस वो 2.8 और 0.8 पे है। मतलब कहाँ है ऐसी 7.5 को कौन श्रुति पार कर रहा श्रुति है? श्रुति एग्जाम्पल नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बना नहीं सकते क्रूज मिसाइल को स्पीड से। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पीड के बेस पे डिफरेंस नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है। जैसे मैंने आपको क्या बताते हैं कि एक डिसीज है कि अभी इंडिया में कोई केस नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि ह्यूमन में स्प्रेड नहीं कर सकता हो। एग्जाम्पल नहीं है श्रुति ना। हाँ, मतलब हाँ। हाँ, रशिया में शायद बना लिया होगा वैसा क्रूज मिसाइल। ये है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन डोम। देखिए गोल्डन डोम जानते क्या है? ये क्या है ना, बस ये ध्यान रखना है कि इसको यूएसए ने बनाया है बेसिकली। ध्यान रखना है ये जो है ना मिसाइल डिफेंस सील्ड है बेसिकली। जैसे मान लो कि हमको किसी ने कोई कंट्री अटैक कर रहा है ना मिसाइल से, तो हम डोम लगा देंगे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमको। हाँ, तो इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नीचे दिया है ना, S-500 जो है ना ये रसिया का है, S-400 रसिया का है, थार यूएसए का है, डेविड स्लिंग यूएसए का है, पेट्रियोट यूएसए का है, अस्टर 30 फ्रांस इटली का है, SQ-9 चाइना का है, बराक 8 इंडिया इजराइल का है और आयरन डोन इजराइल का है। ये जरूर याद कर लीजिएगा इस बार। यहाँ से जो है ना मच द फॉलोइंग आपको मिलेगा इस बार क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए का जो थर्ड है ये पूछा है ना। हाँ, और ये बराक भी पूछा है, बराक आयरन डोम भी बराक भी पूछा है। हाँ, तो इसको जो है ना थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। हाँ, फिर नेक्स्ट है 5th जनरेशन एडवांस मीडियम ए कॉमर्ड। देखिए आ गया 5th जनरेशन, मतलब फुली स्टेल्थ है। हाँ, तो 3 कंट्री के पास ऑलरेडी है, यूएसए चाइना एंड रसिया। 4th कंट्री इंडिया बनने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी इजराइल जो है ना ईरान पे जो अटैक किया था ना, तो उसमें F-22 का यूज़ किया था यूएसए से दहेज में लेकर के बेसिकली, ध्यान रखिएगा। तो जो है ना, तो बेसिक ध्यान रखना, मतलब इजराइल के पास भी नहीं है ये, उसने यूएसए से दहेज में लिया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी डिफेंस बने दहेज मतलब कि दोस्ती है, तो मतलब वही, मतलब मैं मजे के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, क्या लिए वही पूछ रही थी। अच्छा, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-22। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 4.5 और 5th में एक डिफरेंस ये भी है कि 5th में जो है ना ये जो वेपन लगे होते हैं ना आपको दिखेगा नहीं, और 4.5 का है ना वेपन आपको दिखेगा कि यहाँ से वेपन लगा हुआ है, तो ये भी डिफरेंस है। मतलब कि 5th वाले में वेपन इंटरनल होता है और 4.5 में वेपन, हाँ 4th में नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये है। फिर ऑपरेशन महादेव, आपको पता है भाई कि जो पहलगाम अटैक के जो वो थे शिकारी थे, उसी को मारा गया है पहलगाम अटैक के अंदर। तो ध्यान रखना इसमें केवल एक फोर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये इसमें इंडियन आर्मी ने, CRPF ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सब ने कंट्रीब्यूट किया। बस ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ छुपे थे वो? दचगाम नेशनल पार्क, दैट इज इन जम्मू कश्मीर। बस आपको ये ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट 17A ये क्या है भाई? जानते क्या है? ये स्टील फ्रैगेट फिर से है। देखिए 17A है तो फिर 17 भी होगा बेसिकली, है ना? तो 17 जानते क्या है? ये शिवालिक क्लास है, और 17A क्या है? नीलगिरी क्लास है। तो बस ये भी पूछ सकता है, बस यही ध्यान रखना है। बाकी जो है ना ये जो हिमगिरी है ना, ये 3rd शिप जो है ना नीलगिरी क्लास का बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए तो हिमगिरी किसका डिवीजन है? नीलगिरी क्लास का, प्रोजेक्ट 17A का। बस ये ध्यान रखना है। देखिए वन लैंगर इंपोर्टेंट बस हो गया। फिर अस्त्रा मिसाइल, फर्स्ट इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो आकांक्षा बता रहे थे ना वही है ये एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल। याद रखना ये फर्स्ट इंडिजीनियस है श्रुति, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, फिर है अग्नि 5। देखिए हमने बताया कि अग्नि क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर सफर करती है, ठीक ना। जो अग्नि 5 है ना, ये बेसिकली क्या है? न्यूक्लियर कैपेबल है, इसे इसको 5 बोला जा रहा है। मतलब इसमें न्यूक्लियर भी हम पेलोड यूज़ कर सकते हैं। ये मोड है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, ध्यान रखिएगा। वेरी लॉन्ग रेंज है, बस ये इंपॉर्टेंट है ना। और इंडिया जो है ना न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बनने में 4th कंट्री बन गया है, एब्सोल्युटली गलत है, 5th कंट्री बना है। देखिए यहाँ पे फिर से चेंज है, ध्यान रखिएगा। जल्दी बोल देगा फिर 4th कंट्री बना है ना, नहीं 5th कंट्री आफ्टर यूएसए, रसिया, चाइना एंड फ्रांस। ये भी इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये बस क्या है ना कि इंडिया का ऑपरेशन है नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, बस ये इंपॉर्टेंट है। अनंत शस्त्र सिस्टम, ये क्या है? ये बहुत सारी एजेंसी ने मिलकर बनाया है। क्विक रिएक्शन, जैसे मान लो कि हमको मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना जल्दी से, हम भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तब ये बनाया गया ये अनंत शस्त्र सिस्टम। इसको DRDO, BEL, BDL सब ने एक साथ मिलकर बनाया है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसको केवल DRDO ने नहीं बनाया है, कई सारे एजेंसी ने मिलकर बनाया है, बस ये इंपॉर्टेंट है। फिर सक्षम, ये न्यूज़ में क्यों है? जानते क्यों? क्योंकि क्या है ना
कि जैसे मान लीजिए कि हमको कोई मान लीजिए कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम आ रहा है, हमको उसको काउंटर करना है, तो उसके लिए बनाया गया है सक्षम बेसिकली। इसमें इसमें दो वर्ड यूज़ किया जो इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल। दोनों में डिफरेंस क्या होती है आप बताइए। सॉफ्ट किल और हार्ड किल, देखिए हार्ड किल का मतलब जानते क्या है कि हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, घर सहित डिस्ट्रॉय कर देंगे। और सॉफ्ट किल का मतलब जानते क्या है, बस उसको डिसेबल कर देंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, हाँ सांसें लेने के लिए छोड़ हाँ। देंगे तो वैसे। इसको ध्यान रखना, अगली बार। हाँ तो इसको ध्यान रखना, DRDO ने नहीं बनाया है इसको, BEL ने बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बस ये इंपॉर्टेंट है। हाँ फिर है ये क्या है, बोरेवेस्टनिक मिसाइल, ये रसिया की मिसाइल, बस यही इंपॉर्टेंट है। हाँ सही लग रहा हाँ, है। ये न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, स्पुतनिक। हाँ न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, बस ये ध्यान रखना है, बस यही है। फिर है अल्टरनेटिव एनर्जी वाला, देखिए इसमें आते क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इंडिया जो है ना 20,000 करोड़ रुपए दिया है ना, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है ना, ये गोरखपुर हरियाणा में बनने जा रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, इंडिया का टारगेट क्या है, अभी इंडिया क्या है ना 3% जो है ना उसके पास जो है ना क्या है, 3% क्या है इंडिया के पास अभी इंडिया के पास जो है ना, जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है ना वो 3% की है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उसको इंडिया परसेंट करने जा रहा है 10% है, ध्यान रखिएगा बाय 2047 तक है। ये टारगेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। हाँ बेसिकली, और इंडिया ने ये भी टारगेट रखा है कि 2033 तक जो है ना हम 5 स्मॉल मॉडल रिएक्टर जो है ना इंडिजिनसली डेवलप कर देंगे। ये जो है ना ये 2 डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर है डीप ओशन मिशन, ये डीप ओशन मिशन जानते क्या है, वैसे हम चंद्रयान भेजे हैं मून के लिए, वैसे हम जो है ना हम जाएंगे समुद्र के नीचे भी, वहाँ पे बहुत सारे जो नोड्यूल्स है ना, पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स है, निकिल कोबाल्ट, उसको सर्च करेंगे। ध्यान रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, बस ये ध्यान रखना है। तो फिर ये समुद्रयान क्या है, समुद्रयान का मतलब ये कि उसमें मैन भी होंगे, हाँ बेसिकली मैन मेंड होगा, बस ये है जो जाएंगे समुद्र के अंदर उसको सर्च करेंगे बेसिकली। फिर बायोमास सैटेलाइट मिशन, मतलब ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, बस ये ध्यान रखना है, बायोमास के लिए स्टडी करने के लिए, बस यही है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शांति बिल जो मैं कल बता रहा था, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको पता है कि जो न्यूक्लियर है ना बेसिकली अभी तक पूरा जो है ना किसका डोमिनेंस था, सेंटर का, मतलब कि गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट को लगे नहीं, उसको थोड़ा लिबरलाइज करते हैं, न्यूक्लियर को भी थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को लाते हैं। तो पहले क्या है ना कि ध्यान थोड़ा सा, तो पहले क्या है 2 एक्ट पहले थे हमारे पास, एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। दोनों में ज़्यादा दिक्कत क्या थी, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में दिक्कत ये थी कि पूरा डोमेन किसका रहेगा, गवर्नमेंट का, तो ये दिक्कत थी। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में ज़्यादा दिक्कत क्या थी, ये कि जो ऑपरेट कर रहा है ना पूरी जिम्मेदारी उस पर जाएगी, पूरी जिम्मेदारी उस पर जाएगी, जैसे हमारी जो ऑपरेट करेगी पूरी जिम्मेदारी उस पर जाएगी, तो भाई दिक्कत होती थी, तो दोनों को हटा दिया गया। अब लाया गया है क्या, शांति बिल। अब चेंज क्या किया गया है, चेंज ये किया गया है कि प्राइवेट को भी अलाउ किया जाएगा, और सेकंड चीज़ कि पहले क्या था ना कि केवल ऑपरेटर पे जिम्मेदारी जाती थी ना, अब क्या उसको जो है ना डिवाइड कर दिया है कि ऑपरेटर, रेगुलेटर, मैनेजेबल सब पे जाएगा जिम्मेदारी, या अगर कोई नुकसान होता है तो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। तो थोड़ा ये जो है ना 2 चेंज मेजर किए गए हैं। और तीसरी चीज़ एक बॉडी बनाई गई है रेगुलेट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेन्स के लिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये चूँकि ये स्टेचुरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। अब हाँ तो ये इसमें कहने का एक चेयरपर्सन होता है और एक होल टाइम मेंबर होगा, और 7 जो है ना पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये ध्यान रखिए। किस लिए बनाया गया है, रेगुलेट करने के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ और जानते हैं, हाँ देखिए जानते क्या है, हालांकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर क्या है कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें क्या हमारे पास दिक्कत जानते क्या कि हमारे पास थोरियम ज़्यादा है, यूरेनियम बहुत कम है। तो क्या है ना कि हम यूरेनियम से बनाते हैं क्या, क्योंकि जो यूरेनियम 235 है ना वो है फिजाइल मटेरियल, और वही हमारे काम का है, लेकिन हमारे पास वो बहुत कम है। तो हम क्या, इसलिए हम 3 स्टेज डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में जानते क्या है कि हम जो है ना किसका यूज कर रहे हैं, यूरेनियम नेचुरल 238 और 235 का थोड़ा सा है ना, उसमें जो मॉडरेटर है ना वो है हैवी वाटर। हैवी वाटर क्यों है, तो ताकि उसको सस्टेन और कंट्रोल कर सके। और इसमें हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, प्लूटोनियम 239 है ना, इसको इंडिया कंप्लीट कर चुका है। अब
इसलिए न्यूज में है। अब इंडिया सेकंड स्टेज में एंटर कर चुका है, जो है फास्ट वाटर रिएक्टर। इसमें क्या है ना कि जो हमको फर्स्ट स्टेज में मिला था आउटपुट ना प्लूटोनियम 239, उसको यूज़ करेंगे फ्यूल, और हम ना अब हमको इसमें क्या मिल रहा है, मतलब आउटपुट में यूरेनियम 233 बेसिकली, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें मॉडरेटर का यूज नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड है थोरियम रिएक्टर, कि जो हमको फ्यूल मिला ना सेकंड वाले में यूरेनियम 233 का, अब हम उसको फिर से मिलाएंगे प्लूटोनियम के साथ और थोरियम के साथ। अब हमको मिलेगा क्या, वही जो हम चाहते हैं बेसिकली। तो ये है थर्ड स्टेप बेसिकली। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बार ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेसिकली। भैया ये सेकंड वाला जो है उसमें हमको यूरेनियम 233 मिला, करेक्ट? हाँ, फास्ट ब्रीडर पे आउटपुट। हाँ, और अब हम थोरियम में वही 233 एज अ वो डालते हैं इनपुट, है ना? और हाँ, आउटपुट मिलता है यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट? हाँ, हाँ, ये बेसिकली, हाँ ये है। यहाँ तक क्या है, चूँकि एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है ना, तो अगला जो इसका टॉपिक है ना एटॉमिक एनर्जी वाला, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन पे। तो देखिए हमारे पास 3 बॉडी हो गई हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तीनों में डिफरेंस इस बार यूपीएससी पूछ सकता है। देखिए जानते तीनों में डिफरेंस क्या है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन जानते क्या है, ये पॉलिसी को बनाता है। जैसे आप समझिए कि ये लेजिस्लेचर है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, ये बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जीक्यूटिव है, और ये एटॉमिक एनर्जी जो रेगुलेटरी बोर्ड है, जिसको अभी दिया गया है स्टेचुटरी स्टेटस, ये उसको रेगुलेट करेगा। जैसे मान लीजिए ये जुडिशरी है, ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, ये पॉलिसी को बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और जो उसको जांच करता है, रेगुलेट करेगा, वो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसको जांच करता है। ये तो ठीक है। अब इसके चेयरपर्सन पूछ सकता है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ध्यान रखिएगा मैं आप लोगों को एक हिंट बता रहा हूँ, जब भी किसी बॉडी में कमीशन वर्ड होगा ना, यानी वो बॉडी जो है ना ब्यूरोक्रेट के द्वारा लीड की जाएगी। क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसलिए इसका चेयरपर्सन जो है ना वो होता है सेक्रेटरी कोई, तो ये आईएएस भी बन सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जनरली रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं। फिर लेकिन जिस बॉडी में लास्ट में अथॉरिटी नाम रहता है ना, वो बॉडी जनरली क्या होती है ना, मिनिस्टर लेड होती है, यानी उसका चेयरपर्सन जनरली मिनिस्टर होता है। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरपर्सन पीएम होता है, जनरली ऐसा होता है बेसिकली। हाँ, ये तो ठीक है, हो गया। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, इसका हेड तो खुद पीएम ही होता है ना, जो इम्प्लीमेंट करता है एटॉमिक एनर्जी को। फिर जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, मैंने आपको बताया भाई कि इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है बेसिकली, है ना। एक फुल टाइम मेंबर होगा और साथ जो है ना अदर मेंबर होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। ये न्यूज में इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। कौन अपॉइंट करता है इनको, ये रेगुलेटरी वाले को? चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन रिपोर्ट किसको देगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है कांचा, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या है ना, पॉलिसी को बना रहा है, लेकिन रिपोर्ट किसको दे रहा है? वो एग्जीक्यूटिव को। उल्टा हो रहा है, जबकि होता क्या है, एग्जीक्यूटिव देता है किसको रिपोर्ट? लेजिस्लेचर को। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ भी यूपीएससी पक्का फंसाएगा, बोल देगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देता है रिपोर्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन को। नहीं। हाँ, लेकिन आप इसको सही जानते कैसे कर सकते हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड ही पीएम होता है, तो पीएम किसको रिपोर्ट देगा? पीएम सबका बाप है, तो फिर उसी को सबको रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो आप ऐसा इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि पीएमओ उसका हेड होता है बेसिकली, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट न्यूज है स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व, बस 2 मिनट और लगेगा। देखिए जो स्ट्रेटेजिक जो क्रिप्टो रिजर्व है ना, ये बेसिकली क्या है ना कि डिजिटल रिजर्व है यूएसए का। यूपीएससी पूछेगा ये इंडिया का है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी क्रिमिनल है, उसके एसेट जो है ना गवर्नमेंट जो है ना क्या की है, फोरफीट की हुई है, तो उसी के एसेट्स का यूज करेंगे क्या बनाने में? नहीं, डिजिटल रिजर्व बनाने में। बस ये इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए न्यूज में है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। जानते क्यों? देखिए चाइना क्यों इतना स्मार्ट कंट्री माना जाता है, जानते क्यों? ये न्यूज बताएगा। क्या है कि न्यूक्लियर बेस जो है ना बम बनाना अभी अलाउड नहीं है, तो चाइना ने एक गेम खेल दिया। चाइना ने क्या है ना कि एक ऐसा हाइड्रोजन बम बनाया है जो न्यूक्लियर जैसा काम करेगा, पर वो न्यूक्लियर नहीं है। मतलब वो केमिकल रिएक्शन उसमें होता है, पर वो न्यूक्लियर ही है। जानते क्यों? क्योंकि उसने यूज़ किया मैग्नीशियम हाइड्राइड।
तो इस बार चांस ये है कि यूपीएससी मैग्नीशियम हाइड्राइड पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि होता क्या है, या तो फिर पूछेगा कि नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम किसने बनाया, चाइना ने बनाया है। ये क्या करता है ना कि क्या है ना कि ये जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, काम न्यूक्लियर बम का ही करता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर जो है ना है भारत फोरकास्ट सिस्टम, ये बेसिकली क्या है ना इंडियाज़ का जो है ना हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग, बस ये ध्यान रखिएगा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने बनाया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर है ये आल्टर मैग्नेट, बेसिकली आकांक्षा को साथ ज़्यादा अच्छे से पता होगा। आल्टर मैग्नेट को तो जानते क्या होता है, जो हिडन मैग्नेट है। जैसे क्या होता है ना कि एक होता है फेरो मैग्नेट, जो बेसिकली क्या है ना कि जो है ना पूरी तरह से काम करता है मैग्नेट की तरह है। फिर होता है एंटी मैग्नेट, तो जो इन दोनों के बीच में आएगा उसे बोलते हैं अल्टर मैग्नेट। तो ऊपर ये पूछ सकते हैं कि अल्टर मैग्नेट क्या है, हिडन मैग्नेट व्हिच हैव द क्वालिटी ऑफ बोथ बेसिकली। कौन लॉन्च किया है, एशियन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। ध्यान रखिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इंडिया का एक सेमी कंडक्टर मिशन है बेसिकली, ध्यान रखने का जो सेमी कंडक्टर मिशन है ये मेथी के अंदर आता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने लॉन्च किया है अभी, बस ये है। और इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि सेमी कंडक्टर मिशन के लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। जैसे हमारे लिए PLI स्कीम है ना, वैसे इसके लिए डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, बस ये इंपॉर्टेंट है वैसे इसके लिए। फिर एक कोड बनाया गया है AI कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन जनरल पर्पज, ये यूरोपियन यूनियन का, बस ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। हाँ, फिर इसमें एक चीज़ और थी, स्पार्क 4.0। ये क्या चीज़ है जानते हैं कि स्पीकर प्रोजेक्ट के, ये शॉर्ट रेंज फंडेड रिसर्च प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया है। जानते क्यों? जैसे जो स्टूडेंट जो है ना आयुर्वेद पे रिसर्च करना चाहता है ना, उसके लिए है। तो यदि आपके घर में कोई बच्चा हो जो इंटरेस्ट ले रहा है ना, उसकी न्यूज़ बता दीजिए, है ना। फिर है क्रायोडील, बेसिकली ये क्या होता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है, किसके, जैसे मान लिया बुफैलो है, उसका सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए जो है ना, हम उसके एग में जो है ना ये सीमेंट डाल देंगे। ये बस ये क्रायोडील क्या होता है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है, किसके लिए, बुफैलो के सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। रिसेन, ये जो है ना इस बार पूछ सकता है, ये आर्टिफिशियल केमिकल जो है ना बनाया गया है, जो अटैक के काम आएगा, बस ये है। GPS स्पूफिंग का है आकांक्षा, GPS स्पूफिंग मेरे को लग रहा है कुछ इलीगल काम कर जैसे जानते क्या है, जैसे मान लीजिए बाजू वाले कार में आप उसको वो डायरेक्शन पूरा चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ऐसा होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि इंडिया ने एयरक्राफ्ट लॉन्च, जैसे मान लीजिए इंडिया ने एयरक्राफ्ट लॉन्च किया चाइना पे। अब चाइना के पास एक ऐसा सिस्टम है कि कहते क्या है, चाइना का जहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ना, वो क्या है ना कि उसको छुपाने के लिए चाइना एक ऐसा सिस्टम लॉन्च कर देगा रडार के थ्रू, कि जिससे क्या है ना कि हमारी एयरक्राफ्ट जो है ना वो क्या हो जाएगी, मिसगाइडेड हो जाएगी, और जहाँ पे अटैक करना तो वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगी। मतलब कि लोकेशन को छुपा देना, लोकेशन को मिसगाइड कर देना, तो बोलते हैं GPS स्पूफिंग। तो यूपीएससी वन लाइनर पूछ सकता है इसको कि होता क्या है ये, मतलब कि ये काइंड ऑफ साइबर अटैक ही माना जाता है ना। लास्ट में ध्रुवा है, जो हमारे एग्जाम में काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा सेंटर पता नहीं कहाँ देगा, कहाँ कहीं कभी कभी किसी गांव में दे देता है, हम उसको भाई सर्च करते हैं ऑटो में, हमको मिलता नहीं, 2 घंटा टाइम चला जाता है। इसी को रिजॉल्व करने के लिए ये ध्रुवा लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है। जानते क्या है, इसके अंदर क्या है ना कि जो भी आपका लोकेशन होगा ना, इमीडिएट जो है ना ये आपको उस लोकेशन के बारे में इमीडिएट तुरंत पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये ना ये GPS से कई गुना अच्छा काम करेगा। ये है ध्रुवा बेसिकली, ये है ना ध्यान रखना कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइम बेसिकली ये देगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर लॉन्च किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है।